हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द इकोनॉमिक्स। मैं हूं तेजस सर फ्रॉम कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स का 12th स्टैंडर्ड का रिवीजन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने हमारे क्या क्या देख लिया था, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज की हमारी है क्लास नंबर 3। ठीक है, जिसमें आज हम थोड़ा सा हमारे सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखा जाओ, सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या करना है, उससे पहले हम लोग एक काम कर लेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया वो हमने फटाफट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर हमारा 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था मीनिंग में हमने ये देख लिया था कि हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स की मॉडर्न इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, एक डिवाइड किया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स में और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो डिवीजन है ये किसने किया है, तो हमने ये देख लिया था कि ये डिवीजन हमारे नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्रिंच ने किया हुआ है, जो ओस्लो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या पढ़ाते थे इन 1933। ठीक है क्या, जिसमें फिर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा था कि माइक्रो मतलब होता है द स्मॉल एंड माइक्रो थिंग्स, बराबर है स्टडी ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो थिंग्स। एंटायर इकोनॉमी की छोटी सी किसी भी यूनिट की डिटेल में अगर स्टडी करना चाहते हो तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देंगे, जिसमें इंक्लूड होता है इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर इंडिविजुअल फर्म। ठीक है क्या, फिर हमने देख लिया था डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देख लिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है क्या, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी क्या है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं इधर क्यों देख रहा हूँ बार बार, तो यहाँ मेरी स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, जिसमें मुझे देखना पड़ता है कि मैं सब चीज़ें सिस्टम जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला फीचर हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, मतलब हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल यूनिट्स की डिटेल में स्टडी होती है। उसके बाद प्राइस थ्योरी मैंने आपको बताया था, इकोनॉमी को प्राइस थ्योरी भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, बिकॉज वो हर एक गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिटरमाइन क्यों हो रहे हैं उसका एनालिसिस करके देखा है। उसके बाद पार्शियल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था कि दो फैक्टर अगर जब सेम लेवल पे आते हैं तो वो किस कारण आते हैं, उसके क्या रीजंस है और वो कब आएंगे, इसके बारे में एनालिसिस करना यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस रहो या माइक्रो इकोनॉमिक्स रहो या फिर और भी कोई थ्योरी रहो, तो हर थ्योरी एक बेस्ड होती है सर्टन अजम्पशंस के ऊपर, तो वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बेस्ड है सर्टन अजम्पशंस के ऊपर। उसके बाद स्लाइसिंग मेथड इसमें आता है। स्लाइसिंग मेथड इसलिए आता है क्योंकि एंटायर कॉन्सेप्ट को माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइस करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और छोटे छोटे हर एक टुकड़े को डिटेल में एनालिसिस करके अपना कंक्लूजन देता है। बात समझ में आई क्या। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल को हमने पेंडिंग रखा था क्योंकि ये हमको नेक्स्ट चैप्टर में सीखना है। एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी पूरी इकोनॉमी में कौन से टाइप्स के मार्केट आते हैं, ये एनालिसिस करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है और लिमिटेड स्कोप है इसका, क्योंकि इसका जो स्टडी है वो डिटेल में है। ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ों में ये डील नहीं करता बिकॉज इट इज़ अ एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है क्या, वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीखेंगे। उसके बाद हमने पढ़ लिए थे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला इंपॉर्टेंट था प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिटरमाइन क्यों हो रहे हैं, उसके क्या रीजन हो सकते हैं, इसके लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज किया जाता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि मैंने आपको अच्छे से बताया था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि ऐसी मार्केट इकोनॉमी जहां पर क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसके डिसीजन लिए जाते हैं, बराबर है क्या। उसके बाद फॉरेन ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि फॉरेन ट्रेड जो भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जिसमें टैरिफ रेट्स पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, इन सब चीज़ों के एनालिसिस करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम पड़ता है, क्योंकि इसमें डिटेल में जाके आपको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मतलब क्या कि कोई भी अगर बड़े कॉन्सेप्ट को आपको अगर करना है, आगे यहाँ पे दिया हुआ था कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अगर आती है तो उसको अगर एनालिसिस करना है या उसको डिटेल में उसका सोल्यूशन निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है उसको डिटेल में पढ़ के हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग टाइप्स की थियरी देनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट देनी पड़ते हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल है इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स और कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन मतलब कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा कि किसी भी बिजनेस में अगर कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना है तो ऑब्वियसली बात है डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा हर चीज़ का, बराबर है।
यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है? तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने के लिए जो भी गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी होती है, जैसे कि कौन सी फिजिकल पॉलिसी होगी, डेफिसिट पॉलिसी होगी, या अलग अलग टाइप्स की पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, ये सब पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ज़रूरत पड़ती है यानी कि माइक्रो स्टडी करना पड़ता है, यानी कि डिटेल स्टडी करके कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है, बराबर है। और उसके बाद बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसको भी लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। सो ये हमारा हो गया रिवीजन, ठीक है। शॉर्टकट से भी शॉर्टकट टाइम में हमारा ये रिवीजन खत्म हो चुका है, ठीक है। 5 मिनट में हमने पूरा रिवाइज कर लिया कि पिछले क्लास में हमने, पिछले 50 मिनट के क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वो हमने 5 मिनट में रिवाइज कर लिया। आ जाओ जी, अभी आपको अगला टॉपिक पे लेके चलते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बराबर है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्कोप मतलब सबसे पहले तो क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन कहाँ तक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट का दायरा क्या है, स्कोप क्या है, बराबर है क्या। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट में ये दिया हुआ है कि थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कि सबसे पहले बोल रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर थियरी, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसिंग की अगर थियरी आपको निकालना है तो ऑब्वियसली बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स देता है वो थियरी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 थियरी भी हमको दी हुई है, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। यू ऑल know very well what is demand and what is supply because this is the revision batch, yes or no। अगर ये मेरी रेगुलर बैच होती तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया होता कि व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। ओके, चलिए एक्सप्लेन करूंगा लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में डिमांड सप्लाई का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले आता है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या दिया हुआ है देखो। तो सबसे पहले बोल रहा है वो, द प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपको तो पता है किसी भी मार्केट का जो प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के हिसाब से होता है, डिमांड और सप्लाई के फ्लो के हिसाब से होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न डिमांड एनालिसिस के साथ भी है, क्यों? क्योंकि वहाँ वो बताता है कि कंज्यूमर किस प्रकार से बिहेवियर करता है ना, कंज्यूमर कौन से लेवल पे सेटिस्फाइड होगा, इसको भी हम माइक्रो स्टडी करके ही पता कर सकते हैं। एंड सप्लाई एनालिसिस भी बता सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होगा वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता चलता है, बराबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो स्कोप दिया हुआ है वो बोल रहा है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ये फैक्टर प्राइसिंग की भी थियरी देता है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो फैक्टर प्राइसिंग तक के भी है। कैसे? तो मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लास में, पहले नंबर की क्लास में बताया था कि हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इन सभी के सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को हमको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, जिसको फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था देखो, in microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are the factor that contribute to the production process, ठीक है। ये तो आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्शन अगर करना है तो ये 4 फैक्टर जरूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कितना कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए, कितना वेजेस देना चाहिए, या कितना आपको इंटरेस्ट देना चाहिए, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये सब डिसीजन लेने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी आता है, काम आता है, बराबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। थियोरी ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें क्या दिया हुआ है देखो जरा। थियोरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक की जो थियोरी है ये बेसिकली डील करती है किसमें, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। अब बोलेंगे सर ये क्या है, तो देखो ध्यान से सुनो। जनरली क्या होता है ना, आपने इकोनॉमी के डेफिनेशन में भी ये सीखा होगा। जनरली क्या होता है हाँ जी, कि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज की बात पहले बाद में करेंगे, पहले हम लोग हमारे वांट्स की बात करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है क्योंकि हमको अगर कुछ मिला तो हमको ऐसा लगता है कि उससे अच्छा और कुछ हमको मिल सकता है, बराबर ना। चलो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और इस अनलिमिटेड वांट्स को हमको सेटिस्फाई करना होता है। हमको क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है, और उसके लिए हमको चाहिए होते हैं रिसोर्सेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मान लो कि अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है,
आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे आओगे, यूट्यूब पे आके ऐसे कोई टीचर को सर्च करोगे जो आपको इकोनॉमिक्स एकदम आसानी से पढ़ा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपकी वांट्स जो है, जैसे आपको वांट क्रिएट हुई वैसे ही आपने क्या सर्च करना शुरू कर दिया कि इसका कोई रिसोर्स आपके पास है क्या, यानी कि कोई ऑप्शन है क्या जिससे आप इस वांट को फुलफिल कर सकते हो। बात समझ में आई? यानी कि सेटिस्फाई कर सकते हो। तो देखो जो वांट्स आती है वो ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स होती है, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, बराबर कि नहीं? तो उसके लिए हमको एक चाहिए होता है रिसोर्सेस। अब अगर रिसोर्सेस ही अगर हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेस की ही अगर कमी है, तो फिर बंदा जाएगा कहाँ बताओ? तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। इस टाइम पे आता है एडजस्टमेंट, यानी कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, हमारे पास ऐसा मान के चलो कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑप्शन जो है वो लिमिटेड है और हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। फिर इस अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में सेटिस्फाई करना, तो उसके लिए एनालिसिस लगेगा कि नहीं? ये सुनो, दूसरा एग्जांपल, मान लो आपकी है शादी। मैंने पहले ही बोला था कि मैं शादी के एग्जांपल ज़्यादा लेता हूँ, है ना? आपकी है शादी, ठीक है, इस खूबसूरत लड़की से आपकी शादी होने वाली है और ये आप हो, ठीक है। गर्ल्स अगर जो देख रहे होंगे उन्होंने वाइस वर्सा कर लेना, यानी कि ये आप हो और ये ऐसा बंदा है जिससे आपकी शादी होने वाली है, बराबर है क्या? ये आप हो, आपकी होने वाली है शादी, ठीक है, और शादी करने वाले आप इस लड़की से, आपका आपका जो बजट है वो है 10 लाख का, 10 lakhs का आपका बजट है कि आपको 10 लाख तक के शादी का खर्चा आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो लड़की है ये कहती है कि ना जी ना, मुझे तो डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, आजकल तो सभी कर रहे हैं, बोलना है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग करना है जिसके लिए खर्चा आने वाला था 50 lakhs का। अब आप बताओ, आपके पास आपके जो होने वाली वाइफ है उसकी जो वांट है वो कैसी है? अनलिमिटेड है, वांट अनलिमिटेड है, लेकिन क्या आपके पास उतने रिसोर्सेज है कि आप उस वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो या फुलफिल कर सकते हो? बताओ, द आंसर इज नो, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप डिटेल एनालिसिस करोगे, डिटेल में देखोगे कि कहाँ कहाँ से या तो मैं इस रिसोर्सेज को अरेंज कर लूँ, या तो मेरे पास 10 लाख है तो मैं 40 लाख और कहाँ से लाऊँ, इसको आप डिटेल में एनालिसिस करोगे, ठीक है। फिर घर वालों से बातचीत करोगे कि सच में 50 लाख की डेस्टिनेशन वेडिंग करना हमको पॉसिबल है या नहीं है, या करेंगे तो क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब चीज़ें आप घर वालों से डिस्कस करोगे। आप एक ही झटके में अपनी वाइफ को, माना कि होने वाली वाइफ है, ठीक है, समझ में आया, माना कि होने वाली वाइफ है, लेकिन एक ही झटके में उसकी वांट को आप पूरा कर दोगे क्या? तो आंसर इज नो। उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर लोगे? तो आंसर इज नो, बिकॉज ये जो रिसोर्सेस है वो आपके पास लिमिटेड है और उसकी वांट ज़्यादा है। समझ में आया क्या? तो ऑब्वियसली बात है, तो आप क्या करोगे, इसका डिटेल एनालिसिस करोगे कि मैं 10 लाख में ही अपने होने वाली वाइफ की 50 लाख की ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? तो यस, इसी को हम कहेंगे डिटेल एनालिसिस करके क्या करना, वेलफेयर करना। समझ में आया? तो ये जो काम होता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो स्टडी करके ही करना पड़ता है। समझ में आया? तो यही हमको यहाँ पे सीखना है। ये देखो यहाँ पे यही बोला है। अब ये मैंने आपकी शादी की बात कही जिसमें आपके पास पैसों की एफिशिएंसी आई, लेकिन इकोनॉमी में पैसों की तो एफिशिएंसी आ सकती है, इसके अलावा और भी दूसरे कोई एफिशिएंसीज आ सकती है। तो कौन सी है देखो, यही हमको पढ़ना है। तो ये बोल रहा है कि द थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज को अलोकेट करने में अगर एफिशिएंसी आ गई तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आता है। तो एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेंड व्हेन इट रिजल्ट्स इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन द पीपल। देखो मैंने बोला आपकी वाइफ का इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 एफिशिएंसीज। इकोनॉमिक एफिशिएंसीज में जनरली 3 एफिशिएंसीज आती है। पहली कौन सी? तो सबसे पहली एफिशिएंसी वो कह रहा है हमें एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन करने में भी आपको एफिशिएंसी आ सकती है। सर कैसी? तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। आपके पास जितने रिसोर्सेज है उसी रिसोर्सेज को यूज करके आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करने का ट्राई करोगे, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी आएगी किसमें? कंजम्पशन में। तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन में एफिशिएंसी आती है, तो हम भी वही करेंगे यहाँ पे क्या कि हमारे पास जितने गुड्स एंड सर्विसेज है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन हो जाए ऐसा सोचेंगे, ठीक है। जैसे कि घर में अगर कोई चीज़ कम ही है आपके या कम है तो मम्मी क्या ट्राई करती है ना एडजस्टमेंट करने का
कि इतनी अगर चीज़ें, कोई चीज़ मेरे पास किचन में है, ऐसे मम्मी को सोचना है कि ऐसा इतनी अगर कोई चीज़ मेरे पास किचन में है तो इसी कम से कम चीज़ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना कैसे बनाऊँ, है ना। तो यही बात यहाँ पे वो हो रही है। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी आ सकती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। देखो, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर द मोस्ट डिजायर बाय द पीपल। ठीक है, तो अब सर ये स्कोप का क्या काम है यहाँ पे, देखो तो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसीज आर अचीव्ड। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ये बताता है कि कौन से सिचुएशन में आप इस कंडीशन को अचीव कर सकते हो, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज को, आपके अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑब्वियसली बात है डिटेल एनालिसिस करके ये सब आपको आपके वांट्स को अचीव करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो ये 3 स्कोप थे। 3 स्कोप क्या, पहला स्कोप ये है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी दी जाती है, फैक्टर प्राइसिंग के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी यूज की जाती है, और इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, इसकी स्टडी करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है। बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब फटाफट आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार स्टडी कर लो। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लो। आप अपने बुक से, टेक्स्ट बुक से रिवाइज करना है या फिर आपके पास कोई भी सोर्स होगा उससे आप रिवाइज कर सकते हो, डोंट वरी। ओके डन। आप वीडियो पॉज करके क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो आता है वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये ब्रांच है इकोनॉमी की, क्योंकि ऊपर ही हमने देख लिया था कि इकोनॉमी को 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो एनालिसिस क्या करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो एंटायर इकोनॉमी को एनालिसिस करता है। ठीक है, देखो अभी माइक्रो और मैक्रो में सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर कुछ चीज़ मेरे पास पड़े हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो एक एक टुकड़ों को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करना, एनालिसिस करना और उसकी थ्योरी देना है, इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, पूरे कागज़ को एक साथ आप रीड कर रहे हो, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। जैसे कि हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, हर फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ना यानी कि होता है माइक्रो स्टडी। और मैक्रो स्टडी मतलब पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखना, एक पूरे एंटायर नज़रिए से देखना, बराबर है क्या? यस, चलिए उसके बाद इसके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान दो ध्यान दो, एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए जरा, हेडफोन्स लगा है ना सबने? हाँ चलो ठीक है, कंफर्म कर लेता हूँ मैं। देखिए ज़रा, मान लो आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है, फंक्शन शादी का ही है, आपकी नहीं, आपकी शादी, इस बार आपकी शादी नहीं है। ठीक है, आप अभी 12th की एग्ज़ाम, रिसेंटली मान लो आपने 12th की एग्ज़ाम पास कर लिए, फिर अपने फैमिली में कोई शादी है। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि ना हम लोग इंटायर शादी को पूरे एक नज़रिए से देखते हैं कि वाह क्या डेकोरेशन है, वाह क्या खाना है ना, वाह क्या बढ़िया सा मतलब अरेंजमेंट किया हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट क्या ज़बरदस्त है। ये हम पूरे शादी को हम क्या कर रहे हैं, एंटायर पूरा एक नज़रिए से पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। और इसी शादी में एक वो भी आ जाती है, ठीक है, एक एक इसी पूरे शादी में एक ऐसा कोई तो भी होता है जिससे नज़र हटती ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? अरे वाह सर, क्या एग्जांपल देते हो, खतरनाक, अरे मज़ा आ गया है ना। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे के पूरे शादी में ये एक ही ऐसा होता है इंसान जिससे नज़र हटती ही नहीं है। बात समझ में आई क्या? इससे नज़र नहीं हटती, ये कहाँ जा रही है, ठीक है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, मुझे देख के स्माइल कर रही है कि नहीं कर रही है, इसी सब चीज़ों पे हमारा एनालिसिस होता है। ये कहाँ के रहने वाली है, किसके रिलेटिव है, इसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इंस्टा आईडी क्या है, ये सब निकालने की हम लोग सोचते हैं, बराबर है कि नहीं? यस सर नो? ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, तो ये जो आप इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे शादी में कितने लोग आए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ एक ही पर्सन के पीछे एनालिसिस कर रहे हो, बराबर है क्या? और जब आप उसी पूरी शादी को एक ही नज़रिए से देखते हो तो ऑब्वियसली बात है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सभी लोगों को आप एक ही तरीके से एक ही एनालिसिस करके देख रहे हो। बात समझ में आई क्या? यस सर, चलिए आ जाओ। तो यही बात यहाँ पे करनी है हमको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एनालिसिस ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। एंटायर इकोनॉमी मतलब आपके घर की शादी, आप एंटायरली उसको एनालिसिस कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एज अ मैक्रो स्टडी। ठीक है, उसके बाद बोलता है इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट मतलब, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एक ही सेकंड बस जरा,
हाँ जी, चलिए। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल एंटायर इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करना, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल कंजम्पशन हो गया, टोटल सेविंग हो गया। सर ये हर वर्ड के सामने टोटल क्यों लगाया? बिकॉज इट इज, ये पूरे के पूरे इंटायर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, बराबर है क्या? जनरल प्राइस लेवल मतलब होता है पूरी इकोनॉमी में प्राइस लेवल कैसा चल रहा है, ठीक है? इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्रेड साइकिल्स कैसे चल रहे हैं, बिजनेस फ्लक्चुएशंस कैसे आ रहे हैं, बिजनेस में मंदी आ रही है, तेजी आ रही है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें पढ़ना यानी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको डिटेल एनालिसिस करने बोलता है किसी भी इकोनॉमी का, बराबर है? डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है देखो जरा। तो बोलता है जेएल हैंसन की डेफिनेशन ये, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which consider the relationship between the large aggregates such as volume of employment, total amount of savings, investment, national income, etc. इतनी ज़्यादा भारी डेफिनेशन है नहीं, बहुत एकदम इजीली सस्ती सुंदर टिकाऊ वाली डेफिनेशन है, यही आपको पढ़ के जानी है पेपर में, बराबर है क्या? और मैंने पहले ही बताया था कि डेफिनेशन जब भी आप लिखोगे तो इसकी लिखना, जेएल हैंसन की डेफिनेशन आपको लिखना, अपनी वाली डेफिनेशन लिख के नहीं आना है, ठीक है ना? नहीं तो पेपर जाता है 1 नंबर और नहीं मिलता एक भी नंबर। समझ में आया कि नहीं? वाह सर वाह, मजा आ गई। चलिए सर ये वाली डेफिनेशन पढ़ के जाएगा, ये छोटी वाली दिख रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। डेफिनेशन जो इजी आती है ना, वो इजी आती है, इजी जाती है पढ़ने के लिए, वो डेफिनेशन आपने पढ़ के जाना है, अदरवाइज चॉइस इज यूअर्स, बराबर है क्या? देखो जरा, अब इसमें स्कोप हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आते हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले आता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब जहाँ पे माइक्रो में था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर इकोनॉमी की स्टडी है, एंटायर इकोनॉमी की स्टडी को ही हम स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स कहेंगे, ठीक है? जिसमें क्या क्या आता है मैंने अभी के अभी यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपको सब बता दिया, ये देखो ये सब यहाँ पे बता दिया है, यही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा इसको, ठीक है? नेक्स्ट वन, इनकम थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी थियरी आती थी? प्राइस थियरी आती थी, बराबर है क्या? ठीक है, चलो। Macroeconomics studies the concept of national income, its different element, method of measurement, and social accounting. Macroeconomics deals with the aggregate demand and aggregate supply. It explains the causes of the fluctuation in the national income that leads to the business cycle, that is inflation and deflation. इसमें ये कहा है उसने कि देखो भाई, मैक्रो जो है ये स्टडी करता है कौन से कॉन्सेप्ट को? तो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को स्टडी करता है। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को स्टडी करता है, कैसे स्टडी करता है? कि हमारे पूरे इंटायर इकोनॉमी के अंदर, इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो कैसी है, ठीक है? वो कैलकुलेट कैसे होती है? आपको चैप्टर तो है नेशनल इनकम, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है। जब मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की अकाउंटिंग तक दी हुई है, समझ में आएगा? ये देखो आपको कहीं दिखाऊँ मैं, यही कहीं होंगी, ये देखो जी, ये देखो, ये देखिए, चैप्टर का नाम भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ये क्या दिख रहा है? किनीशियन थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें ये दिया हुआ है कि नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं, ठीक है ना? ये देखो, ये सब तुम्हारे भाई ने पढ़ाया हुआ चीज़ें, ये देखो ये सब चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे देखो अकाउंटिंग दी हुई है नेशनल इनकम की, देखो फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, ये आगे देखो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसमें सॉल्व करना पड़ता है कि किस तरीके से नेशनल इनकम निकालता है, बराबर है कि नहीं? बात समझ में आई क्या? ये देखिए, ये पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाले काम है ना? तो ये सब चीज़ें आती है, तो ये आपको कहाँ पढ़नी है? ये आपको सीए फाउंडेशन में पढ़नी है, तो वही यहाँ पे बात कर रहा है वो, ठीक है क्या? यही फ़ायदा होता है जब एक बड़े लेवल पे पढ़ाने वाला टीचर आपको बेसिकली 11th-12th में पढ़ाता है, तो उसको पता होता है कि आगे ये सब चीज़ें क्या है, बराबर ना? चलिए, तो देखो आगे क्या बोल रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के, इसके मेथड्स क्या है, सोशल अकाउंटिंग कैसे होती है, जो अभी मैंने दिखाया आपको वो सोशल अकाउंटिंग ही थी, बराबर ना? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई के साथ नहीं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के साथ। पूरे इकोनॉमी में क्या डिमांड चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछूं कि 2020 का जो ड्यूरेशन था, इट इज़ अ सॉरी, इट वॉज अ ड्यूरेशन ऑफ कोविड, है ना? जो कोविड का ड्यूरेशन था, कोविड के केस में एक ही चीज़ की मैक्सिमम डिमांड थी, एक या दो ही चीज़ की मैक्सिमम डिमांड थी, तो वो थे सैनिटाइजर्स और मास्क, बराबर ना? हाँ या ना? आप बहुत छोटे रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है? 6th-7th में आप रहे होंगे, तो उस टाइम पे
मास्क और सैनिटाइजर की इतनी ज़्यादा डिमांड थी, तो वो क्या सिर्फ एक एंटायर ये पूरे इकोनॉमी में थी या एक सिर्फ पर्टिकुलर सिटी में थी? नहीं सर, पूरे इंटायर इकोनॉमी में। इंटायर इकोनॉमी आप इंडिया के भी पकड़ सकते हो और वर्ल्ड की भी पकड़ सकते हो, बराबर है कि नहीं? हर जगह उसकी डिमांड थी, तो वही बात है। और उसका सप्लाई बिल्कुल कम था, ठीक है, क्योंकि कोविड के बाद से ही समझ में आया लोगों को सैनिटाइजर मतलब क्या होता है, बराबर ना। इसके पहले बहुत कम लोगों को पता था कि व्हाट इज सैनिटाइजर, समझ में आया, और उसका यूज़ कैसे होता है। तो हम लोग सिर्फ समझते थे कि सब डॉक्टर्स जो है वो सिर्फ अपने कोई ऑपरेट अगर करते हैं, पेशेंट को चेक करते तो उसी टाइम पे सैनिटाइजर यूज़ करते, अदरवाइज घर में कोई सैनिटाइजर यूज़ नहीं करता। लेकिन आज आज अगर आप देखोगे कोविड के ड्यूरेशन में, अगर आपने देखा तो आप उठते बैठते आते जाते नहाते खाते पीते सबके बाद सैनिटाइजर सैनिटाइजर सैनिटाइजर, है ना। चलिए, तो यही है कि एंटायर इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है। और ऑब्वियसली मोस्टली ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है वो नेशनल इकोनॉमी को कैलकुलेट करता है, इसीलिए उसको कौन सी थ्योरी कहते हैं? इनकम थ्योरी कहते हैं। समझ में आ गया? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, हाँ, वहाँ पे क्या था? माइक्रो ए में क्या था? पार्शियल इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। देखो जरा क्या बोल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। ये तो आपको बताया अभी भी कि मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है कि लार्ज एग्रीगेट कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है ना। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का सप्लाई, ये कहाँ, ये किस तरीके से ये कहाँ पे आके मिलते हैं, इसको हम बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। और जनरल मतलब एंटायर इकोनॉमी की डिमांड क्या है और एंटायर इकोनॉमी का सप्लाई क्या है, ये दोनों जाके कहाँ मिलते हैं उसको बोलेंगे जनरल इक्विलिब्रियम लेवल। समझ में आया क्या? उसके बाद कह रहा है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब देखो क्या बोल रहा है, मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू द अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। ठीक है, इसको यही तक पढ़ना है आपको, इस पॉइंट को यही तक पढ़ना है। बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो इंटरडिपेंडेंस होता है। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, इसके अंदर जितने भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि इनकम आता है, आउटपुट आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी अच्छी खासी इनकम होगी या मान लो अच्छा खासा अगर आपका आउटपुट होगा, आप एक बिजनेसमैन हो, अच्छा खासा अगर आपका आउटपुट होगा, सेल होगा, तो ऑब्वियसली बात है आपकी इनकम अच्छी होगी। आपकी इनकम अच्छी होगी तो आप नई नई फैक्ट्रीज डालोगे, नई नई फैक्ट्रीज डालोगे, अपने बिजनेस को ग्रोथ करोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट होगा तो ऑब्वियसली बात है लोग आपकी कंपनी में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, तो जिससे इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, या आप अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बढ़ाओगे, हाँ या ना। तो क्या ये सब चारों के चारों, ये तो चार ही एग्जाम्पल है, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन अभी अपन रिविजन बैच में बैठे हैं, बराबर ना। हाँ, चलिए, तो ये जो चारों के चारों फैक्टर्स है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक दूसरे पे डिपेंड है? एक में भी अगर हमको कोई कमी आ गई या एक में भी हमको मान लो कोई डिस्प्यूट आ गया, तो ऑब्वियसली बात है आगे की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होते चलेगी। समझ में आया क्या? तो इसीलिए इसने बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। चलिए, लंपिंग मेथड, जंपिंग नहीं रे बाबा, लंपिंग मेथड है ये। कौन सी मेथड है? लंपिंग मेथड, जंपिंग नहीं। हाँ, लंपिंग मेथड क्यों कहते हैं इसे, देखो जरा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, स्लाइसिंग मेथड था, क्योंकि वो एंटायर इकोनॉमी को एक साथ नहीं पढ़ता था, वो क्या करता था, हर इसके स्लाइस करता था, स्लाइस एक स्लाइस को पूरा डिटेल में एनालिसिस करके थ्योरी देता था। लंपिंग मेथड में क्या हो रहा है, तो लंपिंग मेथड में बोलता है कि ये स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, ये पूरे इकोनॉमी की स्टडी करेगा और एटलीस्ट आपको पूरे इकोनॉमी की स्टडी करके एक साथ चीज़ें एनालिसिस करके बता देगा। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे बोला है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर बोल्डिंग, forest is an aggregation of trees but it does not reveal the properties of the individual tree। हाँ, ये बात इसने बोली है। एक सेकंड जरा, कुछ इशू आ रहा है। हाँ जी, चलिए, वो एक्चुअली इंटरनेट कुछ इशू रहा, इंटरनेट कुछ अगर इशू होता है तो फिर ऐसे क्लास बीच में स्टॉप हो जाती है, ठीक है। चलिए, कोई इशू नहीं। लंपिंग मेथड मैंने बता रहा था आपको, लंपिंग मेथड मतलब होता है कि ये पूरे एंटायर इकोनॉमी को एक साथ पढ़ता है, बराबर है क्या, इसलिए इसको लंपिंग मेथड कहा जाता है। इसने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अकॉर्डिंग क्या होता था कि वो बोल रहे थे कि अगर एक ही ट्री को आप पढ़ोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको अलग मिलेगी, और पूरे अगर फॉरेस्ट को एक साथ आप पढ़ोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आप अलग पाओगे, ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया लंपिंग मेथड। तो देखो, दिस रिवर्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो स्टडी करोगे तो आपको कुछ अलग फीचर्स मिलेंगे, प्रॉपर्टीज मिलेंगे, और मैक्रो स्टडी करोगे तो अलग कुछ फीचर्स मिलेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगे, बराबर है क्या? चलिए, ग्रोथ मॉडल्स है। ग्रोथ मॉडल मतलब क्या, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज
वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स उन फैक्टर्स को भी स्टडी करता है जो इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आते हैं। बात समझ में आई क्या? इट इज़ वेरी यूजफुल इन द डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल। दिस ग्रोथ मॉडल्स आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक एक काम करो, ये यही तक पढ़ो, सिर्फ यही तक पढ़ना है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बस वही तक आपको रीड करना है। ठीक है क्या? ग्रोथ मॉडल्स जो भी इकोनॉमी में बनते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा आगे जाके लेवल पे पता चलेगा कि कौन से ग्रोथ मॉडल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए कौन से मॉडल्स को बनाया जाता है, बराबर है क्या? जैसे एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी 1991 में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर अ इंडियन इकोनॉमी, बराबर है क्या? 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी जिसमें ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड किया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था वहाँ पे। ठीक है, तो उसका पूरे इकोनॉमी के ऊपर, हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, और आज भी वही चल रहा है। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या कि अगर किसी भी प्रकार का प्राइस लेवल में कोई चेंजेस आ रहा है तो वो हम स्टडी कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी ओरिएंटेड, ऑब्वियसली बात है, तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द कीनीज मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इट सजेस्ट द सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए एक अच्छी खासी सुटेबल पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी से दी जा सकती है, ऐसा किनीशियन का कहना है, बराबर है क्या? और यही किनीशियन की थ्योरी आगे जाके जो लोग बच्चे सीए फाउंडेशन करने वाले हैं उनको यहाँ जाके पढ़ दी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट से इंपॉर्टेंस हम कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी के फंक्शंस को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए भी मैक्रो स्टडी की जाती है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक में अगर कोई फ्लक्चुएशंस आ रहे, चेंजेस आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, ये भी आपको मैक्रो से पता चलता है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, किस तरीके से कैलकुलेट करना, कैसी मेथड यूज़ करनी चाहिए, कौन सी मेथड से नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये सब भी स्टडी इसमें होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे लेके जाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए लोगों का क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एडवांस पॉलिसीज आपको लानी चाहिए, ये भी मैक्रो स्टडी से ही पता चलता है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि यूएस की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से बेटर है क्या, तो यस, यूएस की इकोनॉमी पूरी फुल डेवलप्ड कंट्री है और इकोनॉमी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। बात समझ में आई क्या? तो ये कंपैरिजन हम कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ मैक्रो स्टडी। समझ में आया क्या? तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमी कौन सी कंट्री की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है, तो ये पता करना अगर है तो आपको मैक्रो स्टडी से ही पता चलता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स की अलग अलग स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलती है। अब आप बोलेंगे, अब आप ये पूछेंगे सर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कौन से हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, जो हमने मीनिंग में सीखे थे, जिसके सामने टोटल लगा था, वो सारे मैक्रो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का लेवल किस तरीके से, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने अंडर एम्प्लॉयड है और कितने एम्प्लॉयड है, ये सब चीज़ें भी मैक्रो एनालिसिस से ही पता चलती है। बात समझ में आ गई क्या? यस, चलिए इसके बाद हमारे पास बचते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको दिया है, इट इज अ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको दिया है द थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? इनकम की थियोरी क्यों देता है ये? क्योंकि ये बताता है कि नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट की थियोरी क्यों बताता है? क्योंकि यहाँ पे ये जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पता कर सकता है। बात समझ में आई क्या? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण नेशनल इनकम डिटरमाइन हो सकता है, चेंज हो सकता है, ये भी मैक्रो से पता चलेगा। एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी कौन से कारण की वजह से चेंज आ सकती है और जिसके कारण से हमारे फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, किसमें लेवल ऑफ इनकम में, आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में, ये सब चीज़ें कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसको पता करने के लिए, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, वी हैव स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है क्या? इसके लिए हमको दो फंक्शंस पढ़ने जरूरी है, जो कि एक है आपका कौन सा, कंजम्पशन फंक्शन, और दूसरा कौन सा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ना बच्चा ये चैप्टर थोड़ा सा आपको बोर होता होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो आपको ऐसा है कि ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इकोनॉमिक्स को ना आपको बताना बहुत कुछ है, अभी सभी चीज़ें वो बता नहीं सकता, इसलिए उसने शॉर्टकट में आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास किया हुआ है, बराबर है क्या? जैसे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग का नाम उसने डाल दिया,
अब नेशनल इनकम की अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या, ये तो जाके आपको सीए फाउंडेशन में ही पता चलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस, चलो आगे। तो जितना आपको मीनिंग मतलब जितना पढ़ के समझ जाता है, बस उतने कीवर्ड्स आप ध्यान रखने की कोशिश किया करो। इसमें अपन डिटेल एनालिसिस नहीं जाएंगे। किसी को अगर डिटेल में मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आप सीए फाउंडेशन की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो जरा, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, बराबर है क्या? थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल मतलब ऊपर ही मैंने बताया था कि जनरल प्राइस लेवल में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, ये भी मैक्रो से पता चल जाता है। और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसा आता है और किस तरीके से आएगा, इसकी थियरी भी मैक्रो स्टडी करके ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमी का हमारे ग्रोथ कैसे होगा, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। कौन सी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कौन सी है, ठीक है। ये सब चीज़ किससे पता चलती है, मैक्रो स्टडी से ही पता चलती है। उसके बाद थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, हमारे इकोनॉमी के अंदर जितने भी फैक्टर्स है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उससे हमको प्रॉपर तरीके से इनपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको मैक्रो स्टडी से ही पता चलती है, ठीक है। जैसे कि देखो, शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं उनको जो दिया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने बहुत खतरनाक 4 टॉपिक कवर कर लिए। एक कर लिया स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक कर लिया व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और उसका स्कोप क्या होता है। बात समझ में आई? आज की क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख के आप भेजिए। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एक क्लास में उतना आपको लर्न करना है। ये आपका की मंत्र है, गुरु मंत्र है आपके एग्जाम को क्रैक करने का। बात समझ में आई क्या? अब आप ये पूछेंगे बच्चे ना इसमें से एक्सपेक्ट क्या करते हैं सर, इसमें से भी बताओ कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया बेटा कि मैं टीचर हूँ, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, ठीक है। और ऐसा बताना मैक्सिमम बच्चों का लॉस करना होता है कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि एक तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो, आपको अगर पता चल गया कि यही पेपर में आने वाला है तो फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ आप देखते भी नहीं हो। एक तो आप कम स्टडी कर रहे हो, डिपेंडेंट हो गए हो कि ये टीचर बताएगा कि कौन सा अच्छा आएगा, ठीक है, वही मैं पढ़ के जाऊँगा। ये पहला आपका लॉस कि आपने अपने अंदर झांके देखा नहीं कि आपका लेवल कहाँ तक है। आप इतना पढ़ के भी अगर एग्जाम क्रैक कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और दूसरा लॉस होता है कि अगर आप किसी भी टीचर्स या किसी भी एटलीस्ट मेरी भी बताई हुई बात अगर सुन के पेपर में अगर चले गए, मैंने अगर बोला कि यही क्वेश्चन आने वाला है और आप उसी को लर्न करके चले गए और अगर वो क्वेश्चन नहीं आया पेपर में तो आपके मार्क्स भी लॉस हो जाएंगे। बात समझ में आई? सो इंपॉर्टेंट इतना चीज़ है, इतना मैं आपको इतना मैं आपको एट द एंड बता सकता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ या जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो पेपर में आने के चांसेस है, ठीक है। बात समझ में? अगर आपकी इकोनॉमी की बुक इतनी छोटी है कि उसमें भी अगर आप सॉर्ट करोगे कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला तो कैसा होगा, ठीक है। सो मेरी काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं, आप क्लास वाइज रिवाइज करो, ठीक है। जैसे आज के क्लास में मैंने इतना किया, बस आज आपको इकोनॉमिक्स का इतना ही पढ़ना है। पहली क्लास में मैंने उतना पढ़ाया था, छोटा सा पहला क्लास था, दूसरा क्लास उससे थोड़ा सा बड़ा था, तीसरा क्लास और बड़ा हो गया। अब ऐसे आगे आगे चलते चलते हमको क्या करना है, आगे आगे कवर करते चलना है, क्योंकि हमको 30 डेज के अंदर पूरा का पूरा एंटायर इकोनॉमिक्स, या 30 डेज नहीं बोलो, 30 वीडियोस बोलो, 30 क्लासेस बोलो, 30 क्लासेस के अंदर पूरा एंटायर इकोनॉमिक कवर करना है। बात समझ में आई क्या? और ये बच्चे, मैं एक और बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे फ्रेश है, जो अभी 12th में है, वो इस वीडियो का यूज़ ना करें। समझ में आया क्या? क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। बात समझ में आई? चलिए जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहला चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है। पहला चैप्टर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, तो वो अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।